वक्त की बड़ी खबर के साथ हम हाजिर हैं और इस वक्त पूरी दुनिया की निगाहें अगर कहीं टिकी हुई हैं तो वो दो सेंटर पॉइंट हैं, दो हॉटस्पॉट हैं। एक है न्यू दिल्ली और दूसरा है बीजिंग। जी हां, इस वक्त पूरी दुनिया इन्हीं हॉटस्पॉट पर निगाहें लगाई हुई है क्योंकि दुनिया इस वक्त जिस सबसे बड़े वैश्विक संकट से जूझ रही है, जिस सबसे बड़े युद्ध की मार झेल रही है, उस युद्ध का समाधान या तो बीजिंग से निकलेगा या फिर नई दिल्ली से निकलेगा। और इसीलिए इस वक्त पूरी दुनिया के राजनेता हो, प्रेस हो, हर कोई सिर्फ यह जानना चाहता है कि दिल्ली में क्या बातचीत हो रही है और बीजिंग में ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच बातचीत क्या हो रही है। इस बीच आपको एक और बड़ी खबर का अपडेट दे दें। डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग में डील फाइनल हो गई है। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करने पर डील हुई है। आपको बता दें, पहले भी कहा जा रहा था कि अगर कोई इस युद्ध को रुकवा सकता है, कोई ईरान को मना सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ शी जिनपिंग है, चीन है। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करने पर दोनों देशों में सहमति बनी है। ट्रंप और शी जिनपिंग दोनों ने माना है कि ईरान के पास परमाणु हथियार होना खतरनाक है और ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए। तो क्या अब यह युद्ध रुकने जा रहा है? ईरान के पास अगर परमाणु हथियार होना घातक है, चीन भी जानता है, तो कहा तो यही जा रहा था कि चीन और रूस यही है जो ईरान को हर तरह की ताकत मुहैया करा रहे हैं और इन्हीं के बूते पर ईरान इस जंग को इतना लंबा वक्त तक सस्टेन कर पा रहा है। यही तमाम इंटेल इनपुट, सैटेलाइट इमेजेस, हौसला सब कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं और इसी वजह से ईरान इतना लंबे वक्त तक अमेरिका के सामने टिका रह सका है। तो क्या अमेरिका और चीन के बीच में तमाम दूसरे समझौतों पर जो डील हुई है, व्यापार के समझौतों पर जो डील हुई है, उसमें कहीं ना कहीं आज शी जिनपिंग का अपर हैंड था? ये पूरी दुनिया जानती है क्योंकि ट्रंप की इच्छा ये थी कि वो विश्व विजेता बनते हुए वो इस युद्ध को जीतकर वहां पर शी जिनपिंग के पास जाएं और अपना अपर हैंड रखें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। तो आज यहां पर जिस हालात में ट्रंप वहां पहुंचे हैं, डील दोनों के बीच में हो गई है। तो अब सवाल यही है कि क्या ये युद्ध रुकने वाला है? तो बीजिंग में शी जिनपिंग और ट्रंप की मुलाकात हुई है जिसमें दोनों मुल्कों ने माना है कि भाई ईरान के पास न्यूक्लियर प्रोग्राम सही नहीं है, यह खतरा है। इस पर एक बड़ी राय बन गई है। अब सवाल यह कि शी जिनपिंग की बात क्या ईरान सुनेगा? दोनों सुपर पावर ने ईरान के पास परमाणु हथियार ना हो इस लेकर सहमति जता दी है। ट्रंप जानते हैं कि ईरान को अगर कोई मना सकता है तो वो चीन है, यानी कि पाकिस्तान से जो पूरा का पूरा पीस टॉक्स की बात चल रही थी वो सिर्फ एक थिएट्रेटिक्स थी, टाइम बाइंग था, जबकि पाकिस्तान में वो कुव्वत ही नहीं थी कि वो चीन की तरह से ईरान पर किसी तरह का कोई दबाव बना सके या अमेरिका पर किसी तरह की अपनी कोई से वहां पर नेगोशिएशन टेबल पर कह सके। वो सिर्फ फाइलें इधर उधर पहुंचाने का काम कर रहा था, एक प्लेटफॉर्म दे रहा था, अमेरिका के कहने पर टाइम बाय कर रहा था। तो अगर सही मायनों में इस पूरे युद्ध को कोई रुकवा सकता है तो वो बीजिंग है, यानी कि शी जिनपिंग है, या फिर दिल्ली है। दिल्ली क्यों कह रहे हैं हम? दिल्ली में ब्रिक्स समिट हो रही है। ईरान के विदेश मंत्री के साथ साथ यूएई और सऊदी के विदेश मंत्री भी मौजूद हैं, यानी कि जो स्टेक होल्डर्स हैं उसमें से 3 मुल्कों के विदेश मंत्री यहां मौजूद हैं। 76 दिन से यूएई और सऊदी अरब ईरान से जंग लड़ रहे हैं। ऐसे में भारत में ये तीनों एक टेबल पर आ चुके हैं। दुनिया जानती है कि दिल्ली ही वो ताकत है जो मिडिल ईस्ट से लेकर रूस और अमेरिका और चीन सबको साथ लेकर समाधान निकाल सकती है। यानी कि दिल्ली में ही दम है कि वो रूस से भी बात कर सके, अमेरिका से भी बात कर सके, साथ ही साथ वो गल्फ कंट्री से भी बात कर सके और ईरान से भी बात कर सके। तो अगर एक मुलाकात ट्रंप की शी जिनपिंग से बीजिंग में हो रही है तो दूसरा पावर सेंटर यहां पर 3 स्टेक होल्डर्स के साथ दिल्ली बना हुआ है और दिल्ली के रिश्ते सभी मुल्कों से एक ऐसी डिप्लोमेटिक नीति है कि बातचीत और उसकी बात के वजन को देखा जाएगा। तो ऐसे में क्या बीजिंग और दिल्ली ही मिलकर इस युद्ध का समाधान निकालने जा रहे हैं? इस पर हम लगातार चर्चा करेंगे। ट्रंप भले ही चीन में है, लेकिन चीन इस वक्त अमेरिका से, जैसा हमने आपको बताया, अपर हैंड पर था। ट्रंप हॉर्मूज खुलवाकर चीन जाना चाहते थे, लेकिन यह हो नहीं सका है और इसलिए अब वो ईरान की बात करने चीन पहुंचे हैं। 1 महीने पहले तक चीन को कोसने वाले ट्रंप अब जिनपिंग के कसीदे पड़ रहे हैं, लेकिन जिनपिंग भी जानते हैं कि हो सकता है कि फ्लाइट पकड़ेंगे, बैठेंगे, अचानक से ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट करेंगे जिसमें कुछ उल्टी ही गंगा बह रही होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति और चीन के प्रेसिडेंट के बीच जो बात हुई है उसमें 3 मुद्दों पर सहमति बनी है। कृषि और व्यापार के मुद्दे पर मामला सुलझता नजर आ रहा है क्योंकि चीन ने अमेरिका से सोयाबीन लेना बंद कर दिया था। अब वो ब्राजील से सोयाबीन ले रहा है, जिससे अमेरिकी किसानों की फसल स्टोरेज में रखी हुई थी और उसका प्रेशर ट्रंप पर लगातार बढ़ता जा रहा था। यानी कि ट्रंप को एक अपने इंटरनल फ्रंट पे भी जवाब देना है। आर्थिक मोर्चे पे फर, सामरिक मोर्चे पे फेल, तो कैसे बात बनेगी? ट्रंप के साथ साथ जिनपिंग ने भी माना है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए और ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू है जिससे मिडिल ईस्ट में पावर ऑर्डर बदल सकता है। चीन भी इस बात को अग्री करता है। हॉर्मूज को तुरंत खुलना चाहिए जिससे दुनिया में तेल की मांग के साथ साथ महंगाई पर काबू पाया जा सके। तो आप देखिए कि डिप्लोमेटिक रिश्ते कैसे चलते हैं। पूरी दुनिया ये कह रही थी कि कहीं ना कहीं ये जो चीन का जो पूरा का पूरा एनर्जी रूट है उसको ब्लॉकेट करना भी अमेरिका की एक फारफेच इस युद्ध से एक गोल्स थे।
तो अब वहां देखिए कि चीन के साथ जाकर किस तरह से दोनों मुल्कों में बातचीत हो रही है, क्योंकि बहुत कुछ स्टेक पर है। चीन ने भी अमेरिका को प्रतिद्वंदी की जगह पार्टनर मानने की बात कही है। तो बातें तो बहुत गुड़ी गुड़ी हो रही हैं, लेकिन क्या ये बातें जो हैं वो टेबल पर आकर किसी कंक्लूजन में भी तब्दील होंगी या नहीं? Mr. President, I look forward to our discussions on major issues important to our two countries and the world, and working together with you to set the course for and steer the giant ship of China-US relations so as to make 2026 a historic landmark year that opens up a new chapter in China-US relations. इंटरनेशनल एक पैनल हमारे साथ जुड़ा है जिससे हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये युद्ध किस ओर जा रहा है, और ये जो मुलाकातें हैं चाहे वो बीजिंग में हो रही हों या फिर दिल्ली में हो रही हों, इनके मायने क्या कुछ होंगे। आरजू काजमी है पाकिस्तान से वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ, मैत्री शर्मा है वरिष्ठ पत्रकार बीजिंग से हमारे साथ, सैयद आसिफ रिजवी हैं ईरान अफेयर्स एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं ईरान से, प्रमीत मकोड़े हैं राजनीतिक विश्लेषक अमेरिका से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और रामेश्वर सिंह जी हैं सीनियर जर्नलिस्ट मॉस्को से हमारे साथ जुड़े हैं, और दिल्ली से मेजर जनरल AK सिवाच हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट इस वक्त जुड़े हुए हैं। तो हमारे साथ सबसे पहले हम शुरू करें मैत्री से ही। मैत्री जी, बात तो हो गई है, बात बन भी गई है बीजिंग में, लेकिन ये सब जानते हैं कि अगर बीजिंग चाहेगा तभी ईरान जो है वो थोड़ा सबमिसिव होके इस युद्ध को रोकने में आगे कुछ बढ़ेगा। अब बीजिंग भी कह रहा है कि हथियार नहीं रखने चाहिए, हॉर्मुज खुलना चाहिए। वाकई में कुछ होगा या फिर बस व्यापार समझौते होने थे इसलिए सबने गुडी गुडी बातें कर ही दी? एक्चुअली गुडी गुडी बातें जो आप बोल रहे हैं वो यहाँ पर भी चल रही हैं। जो भी वीडियो हम देख रहे हैं उसके अंदर हम यही देख रहे हैं कि ट्रम्प तारीफों के ऐसे पुल बांध रहे हैं कि जिसको एक्चुअली विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। और जैसा कि आपने भी बोला कि वो वापस जब लौटेंगे तब उनकी क्या स्टेटमेंट होगी, इसके बारे में कहना थोड़ा मुश्किल है। तो यही सब वीडियोज और फोटोज यहाँ पर भी सर्कुलेट हो रहे हैं और सब कुछ बहुत अच्छा, बहुत ही स्मूथ और पीसफुल चल रहा है। लेकिन जहां बात हॉर्मुज स्ट्रेट की आती है तो जो ऑथोराइज्ड न्यूज एजेंसीज हैं या जो स्टेट मीडिया है उनकी तरफ से अभी कोई स्टेटमेंट, ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है, तो उसका हम इंतजार कर रहे हैं। और इसके अलावा जो हमने मेन स्टेट न्यूज में देखा है वो यही है कि 3 मुद्दों पर बात हुई है कि उनके जो द्विपक्षीय संबंध है, बायलैटरल रिलेशंस हैं, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा था, क्योंकि ट्रेड दोनों कंट्रीज का एक प्रायोरिटी है, तो इसलिए उसको प्रायोरिटाइज किया गया है, उसके बारे में ज्यादा बातचीत हुई है। उसके अलावा वर्ल्ड पीस, ऑफ कोर्स हर देश चाहता है और हर देश की प्रायोरिटी लिस्ट में वर्ल्ड पीस, ग्लोबल पीस जरूर रहता है। तो चाइना और यूएस की जो मीटिंग हुई है इसमें भी ये टॉप प्रायोरिटी रहा है। उसके बाद तीसरा जो हम स्टेट मीडिया में देख रहे हैं वो है डेवलपमेंट के बारे में, जो भी ट्रेड है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, खासतौर पर इकोनॉमिक रिलेशंस जो हैं उनको मजबूत करने के लिए खासा बातचीत हुई है, जो कि मैं भी यहाँ स्टेट मीडिया में पढ़ रही हूँ, सुन रही हूँ। जी मैत्री जी, ठीक है, बातचीत तो हुई है, लेकिन ईरान के मुद्दे पर बात बनेगी कि नहीं, इस पर बातचीत हम करेंगे। प्रमीत मुकोंडे भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। प्रमीत जी, आपसे तो कितनी बार मेरी बातचीत हुई, आपने कहा भाई चाइना का एनर्जी रूट रोकना, उसे चोक करना भी वन ऑफ द गोल्स है ट्रंप का, और अब यहां देखिए वहां जाके क्या तारीफों के कसीदे पढ़े जा रहे हैं। मतलब ट्रंप बिजनेसमैन है, लगा के घाटा हो रहा है तो पहले उसकी भरपाई करेंगे, कोई बात नहीं, तारीफ करनी पड़ रही है तो कर देते हैं, क्या दिक्कत है? Thank you, Pinazzi, for having me. See, it is clear now that the objective is nice smiles on camera, but pressure behind the closed doors, and with the whole business delegation, with the superpower economic force on display, boardroom deals also on the table. ये तीनों ही चीजें वहां पर होंगी, पर कैमरास और टीवी के ऊपर आपको बड़ा ही अच्छे स्माइल्स दिखेंगे, बड़े ही अच्छे वक्तव्य दिखेंगे दोनों तरफ से, बट बिहाइंड द क्लोज्ड डोर्स देयर इज लॉट ऑफ प्रेशर डील्स एंड द प्रेशर टैक्टिक्स आर गोइंग ऑन इन एवरी एस्पेक्ट, whether it is economy, whether it is trade, whether it is opening of the market for American companies, and more importantly, the Taiwan issue, which is a tussle between both of them, and the immediate issue is of Iran war and Russia war. In सभी पे behind the doors बड़े ही प्रेशर और बड़े जबरदस्त तरीके से निगोशिएशंस और डील मेकिंग चल रही है। डील मेकिंग क्या होगी, कैसी डील होगी, उस पर भी बातचीत करेंगे। आरजू जी, चलिए, कैमरे के सामने तो सब अच्छी अच्छी बातें करते हैं, गुडी गुडी बातें करते हैं, लेकिन जब बात पाकिस्तान की आती है तो इस मुल्क पर कैमरे के सामने भी अच्छी बात नहीं होती है।
सेनेटर कह रहे हैं कि पाकिस्तान पे भरोसा करना गलत है, रक्षा मंत्री की क्लास लगा रहे हैं, कह रहे हैं ये सब क्या कर रहे हो, पाकिस्तान जैसे मुल्क पे भरोसा कर रहे हो, धोखा दे रहा है वो, आपकी सैटेलाइट इमेजेस रिलीज हो रही हैं। टू टाइमिंग बहुत भारी पड़ रही है आप लोगों को। लेकिन देखिए, ट्रंप ने एक बार फिर चाइना जाने से पहले फिर पाकिस्तान की तारीफ कर दी, फिर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की और फील्ड मार्शल की तारीफ करके वो चले गए। तो मेरे ख्याल है थोड़ी कंफ्यूजन जो है वो अमेरिका के अंदर ही है कि आखिर कोई करे तो क्या करे। लेकिन ये जरूर है कि पाकिस्तान ने हमेशा जैसे यही कहा था कि हम यहाँ पर दोनों कंट्रीज की मीटिंग करवा देंगे लेकिन लड़ाई बंद करा देंगे। इस तरह का क्लेम मैंने तो नहीं देखा कि कहीं पाकिस्तान ने किया हो। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जो पीस टॉक थी वो कोई खास सक्सेसफुल नहीं रही। लेकिन इस वक्त जो एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगी कि जो शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप जो मिल रहे हैं और बात कर रहे हैं कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएगा, तो ये मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे हमारे देसी घरों में वो अरेंज मैरिज जो है वो सेट की जाती है ना, कि दूल्हे को पता ही नहीं है। तो उससे अभी बात ही नहीं की गई है कि भाई तुम नहीं बनाओगे। तो अभी ईरान की तरफ से जरा स्टेटमेंट आ जाए फिर पता लगेगा। ये शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी कहें, लेकिन जहां तक मैंने ईरान को अभी तक स्टडी किया है तो वो अपनी मर्जी से चलते हैं। उन्होंने, मुझे नहीं लगता कि शी जिनपिंग की सुन लेनी है। अगर सुनने वाले होते तो इतनी लंबी लड़ाई चलती हम ना देख रहे होते। लेकिन आरजू जी, अरेंज मैरिजेस में घर वालों की सुननी पड़ती है, फाइनेंशियल सपोर्ट तो वही दे रहे होते हैं ना, शादी ब्याह का शेरवानी तो वही सिलवा रहे होते हैं, तो इसीलिए शी जिनपिंग की सुननी पड़ सकती है। देखिए, हो सकता है कि दूल्हा भाग भी जाए ना, ये भी तो हो सकता है, ना माने किसी तरीके से। तो मुझे तो बहुत आसान टास्क नहीं लग रहा है ये हाँ। चाइना के लिए। लेकिन चलिए, दूल्हे का तो जो होगा होगा, लेकिन ये बता दीजिए पाकिस्तान का क्या चल रहा है। अब ट्रंप की तारीफ पे तो कोई भरोसा नहीं करता है, ट्रंप की तो बातों पे भरोसा नहीं होता, तारीफ तो छोड़ दीजिए। तो थोड़े टेंशन है वहां पे कि चीन अलग नाराज हुआ है, वो कह रहा है मैं अपना सारा गंदा पानी समेट रहा हूँ, पाकिस्तान से सेफ नहीं है। सैटेलाइट इमेजेस आ गई हैं, वो कह रहे हैं आप ईरान का सपोर्ट कर रहे हैं, अमेरिका के सामने अलग सबूत पेश किए जा रहे हैं। भाई देखिए, ईरान का सपोर्ट तो पाकिस्तान ने हमेशा किया है और कभी भी ये नहीं कहा कि हम ईरान का सपोर्ट नहीं करेंगे। ये आरजू जी, जरूर है कि पैसे किसी से लेंगे, सपोर्ट किसी का करेंगे, ऐसे में तो फिर बहुत पिटाई होती है। देखें, वो तो आपने ईरान को देखा ही है कि उसने गल्फ कंट्रीज का क्या किया है। तो आप लोग क्या चाह रहे हैं कि आप लोगों को ऑपरेशन सिंदूर 2 ना करना पड़े, उसके बजाय ईरान आके हमारी पिटाई लगा के जाए? नहीं, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान को इतना गलत फैसला करना चाहिए। इनको डेफिनेटली बैलेंस रखने की कोशिश ये करेंगे और वही कुछ होगा वैसे तो जो ट्रम्प चाहते हैं। लेकिन ईरान के साथ भी जो हमारे एक रिलेशन बने हुए हैं उसको शायद बैलेंस रखने की कोशिश की जाएगी। कहाँ तक कामयाब होंगे वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ये जरूर है कि डोनाल्ड ट्रंप की वजह से हमें इस वक्त एक बार फिर IMF से लोन जो है वो मिल चुका है और इसका मतलब यही है कि ग्रीन सिग्नल जो है वो अभी ट्रम्प दिखा रहे हैं। और अभी ईरान की तरफ से भी हमारे अगेंस्ट में तो कोई स्टेटमेंट नहीं आया। एक आध जरूर उनके यहाँ से भी, उनके मिनिस्टर्स ने भी कहा था कि पाकिस्तान पे भरोसा नहीं किया जा सकता इस पीस टॉक को लेकर। लेकिन वो तो जैसे हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि भरोसा तो किसी को किसी पर नहीं है। तो क्या कोई लेकिन और आरजू जी, कंट्री के ये ऊपर कैसे ईरान कर लेते हैं भरोसा आप कर लोग, सकता है? मतलब कैसे कर पाते हैं आपके जो हुक्मरान हैं, आपके जो तमाम अधिकारी हैं, मतलब कैसे कैसे कर लेते हैं ये कि एक तरफ कह रहे हैं कि भाई ऐसा है कि कतर भी आ जाओ, साथ में टर्की भी आ जाए, सब लोग आके सऊदी अरब का से जो पैक्ट है वैसा पैक्ट दोबारा बना लेते हैं, और फिर साथ में कहते हैं ईरान हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, भाई ईरान से कोई दुश्मनी नहीं हमारी। हाँ, फिर चीन से साथ भी दोस्ती बना लेते हैं, फिर अमेरिका से भी IMF का लोन सैंक्शन कराने में मदद ले लेते हैं। मतलब कैसे हो पाता है ऐसे? देखिए, ये गॉड गिफ्टेड टैलेंट है, ये आप लोग नहीं समझ पाएंगे। लेकिन ये जरूर है कि डेफिनेटली हमारी गल्फ कंट्रीज से भी रिलेशंस जो है वो बने रहते हैं। और ईरान के साथ भी हम टाइम टू टाइम कहते रहते हैं कि ईरान के साथ ही, और बात है कि डिफेंस पैक्ट जो कर रखा है उसके लिए हम जो है रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं ईरान को कि वो सऊदीया पे अटैक ना करे। लेकिन अब देखते हैं कि कहाँ तक इसमें कामयाबी होती है। चलिए, गॉड गिफ्टेड टैलेंट है या फिर गॉड गिफ्टेड लोकेशन है जिसकी वजह से वो हर एक के काम की रहती है? बहरहाल दोनों ही चीजें। चलिए, इस पे चर्चा करेंगे, लेकिन इस बीच दिल्ली में क्या हो रहा है ये भी बताते हैं, कि अपडेट दे दें। मिडिल ईस्ट के कई स्टेक होल्डर्स जो हैं वो तमाम मुल्कों के विदेश मंत्री दिल्ली में हैं, ब्रिक्स समिट में एक मंच पर हैं, और आज पीएम मोदी से सबकी मुलाकात भी हुई है। कल जब बीजिंग से ट्रंप लौटेंगे तो दिल्ली में ब्रिक्स की समिट भी खत्म हो जाएगी और कल ही साझा बयान भी जारी होगा जिसमें बड़ी बातें सामने आ सकती हैं।
ईरान से हमारे साथ इस वक्त एक्सपर्ट लगातार जुड़े हुए हैं। हम लगातार वो भी करेंगे और लगातार आपको ये भी दिखा रहे हैं कि ब्रिक्स महत्वपूर्ण क्यों है, क्यों इतना ज़्यादा इस पर लगातार फोकस रहता है। ये भी हम आपको अपडेट लगातार दे रहे हैं। ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, साउथ अफ्रीका का ये संगठन है और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर इसका एक अलग महत्व है। दुनिया की 49.5% आबादी जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ग्लोबल जीडीपी में बड़ा योगदान है। तो ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन पहले मैं ज़रा, हमारे पास रिजवी साहब इस वक्त जुड़े हुए हैं। रिजवी साहब, यहाँ पर ये बता दीजिए कि भाई ये पूरी दुनिया जानती है कि ईरान अगर इतना लंबा इस युद्ध को सस्टेन कर पाया तो उसमें रूस और चीन ये दोनों पीछे से मदद कर रहे थे। अब तो चीन भी कह रहा है जी आपको न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाने चाहिए, अपना प्रोग्राम रोक देना चाहिए। तो अब समझ लें कि युद्ध खत्म होने जा रहा है। आपका बैकएंड सपोर्ट जो है वो भी अमेरिका से हाथ मिला लिया उसने। जी बहुत शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया। देखिए, मैं सबसे पहले कहूंगा ईरान हमेशा से कहता हुआ आया है कि हम जो है अपने न्यूक्लियर पावर जो है उसको खत्म नहीं करेंगे किसी हाल में। हाँ, हम जो है बम और एटम बम वगैरह जिस तरह से अमेरिका यूज किया है, बनाता है, इसराइल यूज बना रहा है, इस तरह से हम कभी नहीं बनाएंगे। ईरान जो है हमेशा मानवता की बात करता है। ईरान जो है इस तरह के हथियार नहीं बनाना चाहता, ये अपना क्लियरिफाई कर चुका है ईरान। दूसरी बात ये रही कि सपोर्ट की, तो देखिए सपोर्ट जो है ईरान ये लड़ाई अपने दम पे लड़ रहा है। बहरहाल मुल्क के अपने अपने बहुत से कंट्री के अपने अपने हित की वजह से जो है ईरान के साथ हैं वो, और बहुत सी चीजें शेयर कर रहे हैं जो हम लोग देखते आए हैं। तो वो उस कंट्री का भी जो है हित है, उसमें उनका इंटरेस्ट है, इसलिए वो ईरान के साथ है। तीसरी बात मैं ये कहूंगा कि देखिए जिस तरह से ट्रंप पहुंचे हैं चाइना और अपने साथ अपने 17 लॉलीपॉप को लेके पहुंचे हैं कि उनके मुंह में शायद जो है पानी आ जाए चाइना वालों के देख के कि भाई ये तो बहुत अच्छे अच्छे लॉलीपॉप है, जबकि इनको लेके पहुंचने की कोई बात ही नहीं थी। अगर जाना था, ट्रंप को बात करना था तो जो है डायरेक्ट कर सकते थे। और जो डील है, जो इस वक्त अमेरिका का हाल है, अमेरिका की गिरती हुई अर्थव्यवस्था है, अमेरिका में खुद डोमेस्टिक लेवल पे जो आक्रोश बढ़ा हुआ है, खुद जो है कंपनियां परेशान है। तो हमको रिजवी साहब, मरा हुआ हाथी भी 1.25 लाख का होता है, ये कहावत तो सुनी होगी ना आपने। वो अमेरिका है, गिरते गिरते भी बहुत लंबा वक्त लगेगा और अपने साथ ना जाने कितनों को गिरा ले जाएगा। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ठीक है अमेरिका में हालात अभी होम फ्रंट पे बहुत खराब है, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि आज भी दुनिया की सुपर पावर, महाशक्ति, पैसे के लिहाज से, ताकत के लिहाज से, तकनीक के लिहाज से अमेरिका ही है। तो ऐसे में ईरान क्या कर रहा है भाई? कब तक इस जंग को सस्टेन करेंगे? अभी तो चलिए ठीक है, जंग एक तरह से बिल्कुल वर्ल्ड पावर चेंज हो रहा है, इनकी एक्सपायरी डेट आ चुकी है। ये जैसा कि खुद ब्रिक्स अपने आप में, जब ये ब्रिक्स की है। चलिए रिजवी साहब, थोड़ी तकनीक की दिक्कत आ रही है। मेरे साथ डॉक्टर रामेश्वर सिंह जी भी मॉस्को से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर रामेश्वर, बीजिंग ने तो कह दिया भाई कि ये हथियार जो है ईरान के पास नहीं होने चाहिए। हमने हमेशा देखा है कि जब भी दो बड़े वर्ल्ड पावर होते हैं, पीछे पीछे उन्हीं की लड़ाई होती है। छोटे छोटे प्यादों को, छोटे छोटे मुल्कों के जरिए वो अपने हित साधते रहते हैं, तो वो आपस में तो हाथ मिला लेते हैं। अब ईरान का क्या होगा और मॉस्को किस तरह से इस पर क्लोज वॉच रख रहा है? वहां के मीडिया में क्या कुछ खबरें आ रही हैं? सर, आपने ऑडियो म्यूट किया हुआ है, जरा अनम्यूट करें खुद को प्लीज। चलिए डॉक्टर रामेश्वर, आपसे मैं बात करूंगी। हमारे साथ आप एक बार अपना ऑडियो अनम्यूट कर लें। सिवात सर भी जुड़े हुए हैं। सिवात सर, बीजिंग में दोनों ने मुलाकात की। मुलाकात में दुनिया के सामने तो ये कह दिया कि भाई हाँ, ईरान को हथियार नहीं बनाने चाहिए। 3 स्टेक होल्डर्स अभी दिल्ली में भी मौजूद हैं इस जंग के। प्रधानमंत्री से उन्होंने भी मुलाकात की है, तस्वीरें मैं आपकी स्क्रीन पर लगातार दिखाऊंगी। तो ऐसे में दिल्ली से भी बहुत कुछ इस जंग को रुकवाने के लिए किया जा सकता है, क्योंकि जब 3 स्टेक होल्डर्स यहां मौजूद हों, ट्रंप और जिनपिंग की वहां मुलाकात हो रही हो। हाँ देखो, 2-3 बातें पिनाज, इसमें तो कोई शक नहीं। अगर ईरान किसी की बात मान सकता है तो वो रूस और चीन की मान सकता है। और चीन इस मामले में ज्यादा है क्योंकि उसके 4-5 रीजन है। देखो, चीन ही एक ऐसा देश है जिसने $400 बिलियन इन्वेस्टमेंट करने की बात की है, और पूरा जब इसके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन लगे हुए ईरान पे, तो 90% जो ऑयल और गैस जो है चीन ही लेता है ईरान की। तो ईरान की इकोनॉमी के लिए
जो चीन का एक महत्वपूर्ण रोल है। अगर आप ये लड़ाई भी देखें, इसके अंदर जो हथियार दिए गए हैं और ड्रोन, मिसाइल, रॉकेट, वो किसने दिए हैं? ये दोनों देशों ने दिए हैं, चाहे वो रूस है या चीन ने ज्यादा दिए हैं। रूस ने कैस्पियन सी से दिए हैं, चीन ने जो है लैंड रूट से भी दिए हैं, सुनने में ये आया पाकिस्तान के थ्रू। तो ये सच्चाई है कि अगर शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप से क्या कि बातचीत करते हैं कि भाई जो न्यूक्लियर वेपन नहीं होने चाहिए ईरान के पास और स्टेट ऑफ हार्मुज होना चाहिए, मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप अकेले बोलते तो फिर तो इसकी अहमियत नहीं थी, क्योंकि ये ज्वाइंट बात है। तो ये हो ही नहीं सकता कि शी जिनपिंग की बात ईरान नहीं माने, क्योंकि ईरान की इकोनॉमी को आप देखें पिनाज, आज के हालात इतने खराब है, वहां पर इन्फ्लेशन उसका कहते हैं कि 100% से ज्यादा जा रहा है, रियाल गिरता जा रहा है डॉलर के मुकाबले में, अनएम्प्लॉयमेंट है, करप्शन है, मिस गवर्न है। तो मुझे लगता है कि ईरान भी चाहेगा कि लड़ाई बंद हो। नहीं, लेकिन देखिए लड़ाई बंद हो ये सब चाहते हैं, ईरान पे प्रेशर भी बना रहे हैं, लेकिन ये लड़ाई कैसे बंद होगी? कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर वो अपना जो कह रहा था कि हम अपना प्रभुत्व बनाएंगे, वो छोड़ देगा इस कंडीशन को? जो एनरिच यूरेनियम किया है, खबरें तो ये भी आई थी उसने 90% तक कर लिया, कभी भी अपना न्यूक्लियर टेस्ट कर सकता है। तेहरान में अर्थक्वेक आता है तो लोग कहते हैं भाई टेस्ट कर लिया। हाँ, तो कैसे भाई, सवाल तो यही है ना घूम फिर के, सब चाहते हैं लड़ाई का अंत हो सर, कोई भी ऐसा दुनिया में नहीं है, क्योंकि जिस वैश्विक आर्थिक संकट की तरफ बढ़ रहे हैं वो अब समझ में आ रहा है पूरी दुनिया को। बट होगा तो कैसे होगा सर, सवाल ही तो यही है ना। क्या ईरान झुक जाएगा? देखो चीन का भी हरदम ये रवैया रहा है कि ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं होना चाहिए, ये चीन पहले भी बोलता है, और ये बात आपने बहुत अच्छी बोली। देखो ईरान के पास अगर 2% से ज्यादा वो इनरिच यूरेनियम करता है तो फिर उसके इरादे अलग हैं, पर 20% से 60% तक उसके पास है, और उससे उसको वेपन ग्रेड बनाना बड़ा आसान है। मुझे लगता है कि इस हिसाब से चाइना भी चाहता है कि ईरान ना सुने, वो टाइम ही बताएगा कि आज की तारीख में शी जिनपिंग ने ये बात माननी है। दूसरा, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को क्यों खोलना चाहता है? देखो ऑयल जो है सबसे ज्यादा ईरान से चीन के ऊपर आ रहा है। जब से इसने स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद किया, ईरान ने नेवल ब्लॉकेट लगा दिया अमेरिका ने, तो मुझे लगता है कि जो आप सप्लाई चेन बंद हो गए हैं, चीन भी चाहता है ये खुले। अगर इस लड़ाई की कोई की है, दरवाजा खुलना है, तो वो यही है। आज अगर ट्रंप और शी जिनपिंग मानते हैं तो चांसेस हैं। और जो दूसरा आपने पिनाज बहुत अच्छा एक इशारा किया है, जो ब्रिक्स समिट हो रही है, इसके अंदर जो फॉरेन मिनिस्टर भारत में आए हैं, आप देखें सऊदी अरेबिया का भी है, यूएई का भी, ईरान का भी है, और भारत की भी काबिलियत और क्षमता। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये सब बातें ऐसी लग रही है, सबको लगने लगा है कि ये लड़ाई बंद होनी चाहिए। और ये दो आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई, एक तो इनरिच यूरेनियम और स्टेट ऑफ हॉर्मुज, इसके ऊपर बातचीत होगी, यहां पर भी होगी बातचीत, मगर जो बातचीत बीजिंग में होगी उसका बड़ा महत्वपूर्ण रोल होगा। हम बार बार ये सोच रहे हैं शायद कि इस बार भी वही होगा, यहाँ कुछ बात होगी, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप बदल जाएंगे। देखो डोनाल्ड ट्रंप को इकोनॉमी उनको भी चाहिए, उनको ट्रेड डेफिसिट है चीन से $200 बिलियन का। दूसरा, अगर उनको चाहिए कि आपको क्रिटिकल मिनरल चाहिए, वो चीन से चाहिए। चीन को क्या चाहिए? वहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चिप्स वगैरह। ठीक है सर, अपने अपने आर्थिक हित हैं, दोनों देशों के बीच समझौते हो रहे हैं, आर्थिक हित के साथ साथ दोनों, ये भी इसमें कोई दोहराई नहीं है कि दोनों ही सुपर पावर आपस में भी संघर्ष कर रहे हैं। प्रमीत मुखंडी जी से हमने कितनी बार बात की, हमेशा वो कहते थे कि इसमें कोई डिनाइल नहीं है। हर कोई डीप स्टेट, डीप थिंक टैंक ये जानते हैं कि चीन का एनर्जी रूट ब्लॉकेज करना सबसे बड़ा वन ऑफ द टारगेट्स था। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ गुडी गुडी हो गया है। आरजू, ठीक है, सबको मालूम है कि बीजिंग पैसे से, हथियारों से ईरान को पूरा सपोर्ट करता है। ईरान को उस पूरे रीजन में ताकतवर बनाने के लिए, सऊदी के पैरेलल खड़ा करने के लिए पूरी कोशिश लगातार काफी सालों से चीन करता रहा है। तो क्या ईरान के पास वो ताकत है कि अगर बीजिंग कोई फैसला ले तो उसको मानने से इनकार कर दें? नहीं, वैसे तो ऐसा नहीं लगता कि ईरान जो है वो सिरे से इनकार कर देगा अगर चाइना से कुछ कहा गया उनको। लेकिन ये जरूर है कि थोड़ा बहुत मेरा ख्याल है कोशिश वो करेंगे कि वो अपनी बात ही को आगे रख सकें या अपनी कोई कंडीशंस रख सकें। ऐसा भी हो सकता है कि 2-4 कंडीशंस ऐसी रखी जाएं जिसको लेकर फिर चाइना अमेरिका के पास जाए और कहे कि जी आप ये बात मान लीजिए। हो सकता है उनके जो फंड्स वगैरह उनके फ्रीज किए गए हैं, और दूसरी चीजें जो इस किस्म के अटैक्स उन पर दोबारा नहीं होंगे। उन्होंने कहा था कि जो डैमेजेस हुए उसके लिए उन्हें पेमेंट की जाए। तो इस किस्म की कुछ कंडीशंस हो सकता है ईरान सामने रखे और वो पूरे होने की सूरत में ही जो है वो बात को माना जाए। लेकिन कितने अर्ज से ईरान इस बात से रुका रहेगा
क्योंकि हम तो सालों साल से सुन रहे हैं कि ईरान के ऊपर सैंक्शंस भी हैं, ईरान के ऊपर क्या कुछ नहीं किया गया, उसके बाद भी ईरान ने जिस तरह से रिस्पॉन्ड किया है, तो वो बहुत आसान टास्क नहीं लग रहा है चाइना के लिए भी। ठीक है, चाइना के लिए आसान टास्क नहीं है। और पाकिस्तान कोई कोशिश कर रहा है अभी भी कि चलिए एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं? अगर यहाँ डायलॉग की बात की जाए तो वो तो हमने एक बार और ट्राई किया था, 12 दिन इस्लामाबाद जहाँ मैं वो पूरा लॉकडाउन भी करके रखा गया, लेकिन नहीं हो पाई। तो जाहिर है कि ना ईरान तैयार था और अमेरिका भी। अब तो डोनाल्ड ट्रम्प ने भी कह दिया कि 18 घंटे का ट्रैवल करके हम नहीं आ सकते, तो उसका मतलब यही है कि ईरान अभी बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। तो पाकिस्तान उसमें मुझे नहीं लगता कि जबरदस्ती लोगों को ला तो नहीं सकता बात करने के लिए। हाँ नहीं, फाइलें तो पकड़ा ही रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। ट्रम्प ने फिर से रिजेक्ट कर दी थी। नहीं, वो तो हमने तो पूरी तैयारी भी कर रखी थी, और यहाँ तो चाय वाय सब पकौड़े वकौड़े सब तैयार थे, लेकिन अब वो लोग आए नहीं तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि पाकिस्तान एक तरह से अपने आप को ही जरूर बता रहे हैं कि हम थोड़ा वर्ल्ड में रेलिवेंट हो गए हैं, हमें लोग पूछ रहे हैं, हमें लोग कह रहे हैं। बल्कि हमारे तो डिफेंस मिनिस्टर साहब ये तक कहते हैं कि और भी कई जगह जहाँ लड़ाई हो रही है तो वो चाहते हैं कि पाकिस्तान रुकवा दे। तो वो इस तरह की स्टेटमेंट्स की हद तक ये सब कुछ चल रहा है। तो पाकिस्तान का कॉन्फिडेंस गजब का ही है कि मतलब अपनी लड़ाइयां सुलझा नहीं पाते हैं, लेकिन दूसरों की लड़ाई रुकवाने की बात करते हैं, और हारी हुई बाजियों को भी ढोल नगाड़े पीट पीट कर बताते हैं, उसकी सेरेमनी बनाते हैं कि भाई हमने जीत ली है। इस बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। हॉर्मुज खुला रखने पर चीन और अमेरिका ने सहमति जताई है। चीन के साथ सफल और सकारात्मक बातचीत हुई है, ट्रंप ने ये जानकारी दी है। बीजिंग में ट्रंप और जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई, लंबी बातचीत हुई और कहा है कि सफल बातचीत हुई है। दोनों चाहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलना चाहिए, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलने के साथ साथ चीन ने एक बार फिर इस बात को दोहराया है कि ईरान के पास परमाणु हथियार होना सही नहीं है। तो ठीक है भाई मैत्री जी, बीजिंग का तो भाई अपना इंटरेस्ट था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर बंद रहता है तो सबसे ज्यादा अगर किसी को डैमेज हो रही थी वो चीन ही था। और कहा तो ये भी जा रहा था कि अमेरिका चीन से सीधे सीधे लड़ाई नहीं लड़ना चाहता है, उसकी अर्थव्यवस्था को डेंट करने के लिए ये एनर्जी रूट अगर बंद होता है या इस पर अमेरिका का दबदबा होता है, कब्जा होता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर, तो उसकी इंटेंशन चीन के लिए अच्छी नहीं थी। एक्चुअली ये है कि दोनों देशों का इसमें हित जुड़ा हुआ है, और जो हित की अगर हम बात करते हैं तो वो सीधे तौर पर आर्थिक हित दोनों देशों का जुड़ा हुआ है। इसीलिए ट्रंप की ये जो विजिट है बीजिंग में, इसको बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि दोनों देशों का जो हित है वो आपस में ऐसा जुड़ा है कि अगर किसी को भी नुकसान होता है तो अल्टीमेटली दूसरे देश को भी नुकसान होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, ओवरलैप्ड हैं, उनके जो भी प्रॉफिट्स हैं वो ओवरलैप्ड हैं। तो इसलिए अगर जरा सा भी कोई भूल चूक होती है तो उसका जो रिजल्ट होगा वो दोनों देशों को अफेक्ट करेगा। इसलिए जो हम स्टेट मीडिया में अभी पढ़ रहे हैं, जो भी खबरें सामने आ रही हैं, उसके अंदर यही बोला जा रहा है कि दोनों देश चाहते हैं कि जो ट्रेड है उसको नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाया जा सके। और ऐसी स्टेटमेंट भी हमने पढ़ी कि ट्रंप ने प्रेसिडेंट शी को बोला है कि आप ट्रेड के लिए जो आपके रास्ते हैं उनको थोड़ा और चौड़ा करें, खासतौर पे अमेरिकी प्रोडक्ट्स को लेकर। और जो प्रेसिडेंट शी हैं उन्होंने भी सहमति जताई है कि हम पूरी तरह से अपने जो ट्रेड कनेक्शंस हैं उनको बढ़ाएंगे, खोलेंगे अमेरिका के साथ, क्योंकि अगर दोनों बड़े देश साथ में चलते हैं तो पूरे वर्ल्ड पर उसका मैत्री जी, दोनों देश सुपर पावर्स हैं, दोनों देश अपनी आर्थिक प्रभुता चाहते हैं, और ठीक है उसके लिए सब लोग हाथ भी मिला लेते हैं। लेकिन सवाल यही है ना कि भाई बड़े लोग, जब बड़े लोगों में दुश्मनी होती है ना तो वो अलग तरह की होती है। वो छोटे छोटे लोगों को आगे करके लड़ाई लड़ते हैं और आपस में ऐसे गले मिलते हैं जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। और वही हम ट्रंप और यहाँ पर शी जिनपिंग के बीच में देख ही रहे हैं। क्या कुछ नहीं कहा था चाइना को लेके, हेल एंड व्हाट नॉट, तो ये तो हम सामने देख ही रहे हैं चरितार्थ होते हुए। हमारे साथ डॉक्टर रामेश्वर सिंह भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। डॉक्टर रामेश्वर, चीन तो कह रहा है कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलना चाहिए, वो कह रहा है कि परमाणु हथियार भी नहीं होने चाहिए। चीन और रूस यही दो हैं जो ईरान के पीछे खड़े हुए हैं। तो अब ऐसे में अगर चीन मनाता है तो क्या मॉस्को से भी यही संदेश जाएगा कि बस हो गया काफी, अब झुक जाओ, आगे बढ़ो? नहीं, मॉस्को तो हमेशा से था कि शांति के लिए आह्वान कर रहा था कि युद्ध जल्दी जल्दी बंद हो जाए। और जहां तक रही हॉर्मुज उसको खोलना, आपस में लोग, दूसरे लोग बात कर रहे हैं, ईरान इसके लिए तैयार है कि नहीं है। इतनी बार ट्रंप का आया कि हॉर्मुज को खुलवा देंगे और हमने नहीं देखा कि खुल गया। तो अभी बातें जो हैं, आपको चीन का जहां तक है, चीन का, रूस के बाद ईरान जरूर मानेगा, या लोग मनाने की कोशिश करेंगे।
ठीक अब है। कितना मानता है, मैत्री जी ने ठीक कहा कि भाई उनकी कुछ शर्तें होंगी, वो शर्त मनवाना चाहेंगे, वो शर्तें सभी जानते हैं, उनकी जो मांगे हैं अगर पूरी हो गई तो ये वार बंद हो सकती है। लेकिन अब कितनी देर जो इस वार को चालू किया है, जो पूरी दुनिया को डिस्टर्ब किया है ट्रंप ने, वो खुद तो एक शांति के दूत बनते हैं, दूसरी तरफ जो है वार को है खुद उन्होंने चालू किया ईरान ने तो वार चालू नहीं किया। तो आपस में मिलके ही इसको बंद कराया जा सकता है। नहीं, बंद कराने की खबरें भी आ रही है। 18 मई को पुतिन भी आ सकते हैं बीजिंग। भाई अभी ट्रंप आए हैं, फिर पुतिन आएंगे। 18 मई को अगर वो आते हैं, पेस्कोव जी का स्टेटमेंट आया है कि जल्दी ही पुतिन जी बीजिंग जा सकते हैं। तो कुछ हलचल तो मच रही है, कुछ तो होने वाला है और बंद होगा ही, क्योंकि युद्ध का ये नहीं होता कि कंटिन्यूस चलती रहे। नहीं, हम देख तो रहे हैं रूस और यूक्रेन का युद्ध, देखिए ना, कंटिन्यूस चलता ही जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है। अब तो हम सब लोग आदी हो गए हैं कि चलता रहे, या फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सबका तेल गैस आता है तो इसीलिए वहां पे टेंशन ज्यादा है। वहां पर टेंशन ज्यादा है, यहाँ पर दुनिया की इतनी बड़ी टेंशन नहीं है जितना कि अब ईरान और इजराइल और अमेरिका की वार में है, क्योंकि पूरी दुनिया की इकोनॉमी डिस्टर्ब हो चुकी है। तो अगर और कुछ दिन चला तो आप देख रहे हैं पूरी दुनिया में हाहाकार मचा है, हर जगह जो है इकोनॉमी की बात चल रही है, इसको बचाइए, ये बचाइए, तेल मत खर्च कीजिए। तो इसके लिए जो है केवल ये इस वार के लिए सब सारी चीजें चल रही है। रामेश्वर जी, जरा देखिए कि पहले पुतिन ट्रंप की तारीफ भी कर चुके हैं, कहते हैं कि भाई हाँ, ट्रंप चाहते हैं शांति हो, उसकी लगातार वो कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप शी जिनपिंग के पास जाते हैं, 10 साल बाद कोई अमेरिकी प्रेसिडेंट इस तरह से जाता है, जो उसका भव्य स्वागत होता है। वो चीन को हेल कहने वाले तारीफों के कसीदे पढ़ने लगते हैं ट्रंप। उसके बाद अब ठीक 4 दिन बाद, आज 14 मई में हम बैठे हैं, खबरें हैं कि पुतिन भी जा रहे हैं बीजिंग। तो मतलब क्या हम इसको, अगर सब चीजों को इनकॉर्पोरेट करें, ये युद्ध रुकने जा रहा है? उस तरफ, रुकने की तरफ जा रहा है। ठीक है, रुकने की कितना तरफ हो सकता है, कितनी बार रुकते रुकते फिर से चालू होगा, ये देखना है। रिजवी साहब, भाई आरजू ने जैसा कहा कि दूल्हे से तो कोई पूछ ही नहीं रहा है, लेकिन सब लोग आपस में तय कर रहे हैं कि हॉर्मुज भी खुलवा देंगे, चीन का एनरिच यूरेनियम भी वापस दिलवा देंगे और न्यूक्लियर प्रोग्राम भी बंद करवा देंगे। आप लोग का क्या चल रहा है वहां पे? क्या क्या खबरें आपके पास हैं? भाई अगर यही करना था, सरेंडर ही करना था, तो फिर इतनी जंग, अपने सारे टॉप लीडर्स को मरवाने की जरूरत क्या थी? पहले ही कर देते। जी देखिए, डिसीजन तो ईरान ही लेगा, बिल्कुल सही कहा उन्होंने, और ये सब जानते हैं कि जो फाइनल डिसीजन होगा वो ईरान का ही होगा। हाँ, उसमें जो ईरान ने अपनी शर्तें रखी है, उस शर्त को ईरान से हॉर्मुज, ईरान ने भी बारहा कहा है, अब्बास अरागची साहब ने कहा है कि हॉर्मुज खुला हुआ है, लेकिन सिर्फ दुश्मनों के लिए बंद है, बाकी हॉर्मुज खुला हुआ है। हाँ, पहले की तरह आजाद नहीं रहेगा कि आप जो है हथियार और वेपन्स को यहाँ लाके ढेर कर दें। देखिए, एक बहुत अच्छी आज की खबर आई है सामने, अच्छी यानी ये कि ईरान की सच्चाई और दूसरों की जो झूठ बोला जा रहा था, जो नैरेटिव बनाया जाता, वो सामने आ गया और खुल के ना सामने आया। और वो कहाँ से न्यूज आई है? इसराइल से न्यूज आई है कि भाई जो है, जो छुपा हुआ जो इसराइल के जो प्रधानमंत्री है नेतन्याहू, जो है यूएई पहुंचे हुए थे, और सारे मेन स्ट्रीम मीडिया में भी चल रही है ये न्यूज, और वो नकारा उन्होंने, यूएई ने, फिर दोबारा से सबूत मिला। तो ये एक बहुत बड़ा आज की न्यूज कि जो झूठ सामने आ गया, जो ये कह रहे थे ईरान यूएई को क्यों मार रहा है, क्यों मार रहा है, क्यों मार रहा है, बाकायदा ये सामने आ गया कि यूएई जो है फुल सपोर्ट कर रहा था लड़ाई में। इसने जो है अटैक्स किया, और जब अटैक किया उसका जो है रिटेलिएट ईरान ने किया, ईरान ने जवाबी कार्रवाई की। और आप जो कह रही हैं कि भाई अगर करना ही था तो ये युद्ध क्यों किया? देखिए, ईरान युद्ध नहीं शुरू किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ईरान ने जवाब अच्छा दिया, रिटेलिएट अच्छा किया, और पूरी दुनिया ये मांगी कि बहुत अच्छा जवाब दिया है। और अभी जो युद्ध रुका हुआ है वो इसलिए कि खुद 2 दिन पहले जब ट्रंप ने कहा कि अब हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, तो ईरान ने फिर धमकी दी। ईरान ने कहा जो तुम्हारी धमकी चल रही है उसका बहुत कड़ा जवाब मिलेगा, और ये अब वो लड़ाई नहीं रहेगी कि तुम फिर से मारो और फिर भाग जाओ। तो इससे जो है फिर वो अटैक से पीछे हट गए। वो फिर से जो इतना बड़ा ब्लॉकेट और इतना बड़ा जमावड़ा लगाए हुए, पूछना तो इनसे चाहिए था कि अगर आपको जो है अटैक करना ही नहीं था, तो ये इतना बड़ा जमावड़ा जो लगाया हुआ है हॉर्मुज में, ये किस लिए लगाया हुआ है? पूछिए इनसे कि मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर जो ये रोज का इनका खर्च आता है,
वो किसके जिम्मे है ये? प्रमित अमेरिका मकोड़े जो साहब, अगर हार नहीं रहे हैं, अगर नियत इतनी नेक है, आपने फौज बैठाई रखी है, कर दीजिए काम। वो तो कह रहे थे कि इससे ज्यादा खुला चैलेंज कोई क्या करेगा, कि आइए ना मारिए, हम देखते हैं, उसके बाद हम देखेंगे। वो तो मना कर ही नहीं रहे, कहते आइए अब की बार आर पार हो ही जाए। डर तो अमेरिका रहा है। There is a big difference between rogue regime, radical jihadi regime, and a responsible democracy and a responsible military. इसमें बहुत बड़ा फर्क है। टीवी प्रोपेगेंडा में ईरान जीत रहा है, ईरान जीत चुका है, ईरान के पास लीवरेज है, ये सब टीवी प्रोपेगेंडा और टीवी स्टूडियो की अरे बात आपके पास है, सुनिए ना, अमेरिका के पास है तो बार बार शांति की बात अमेरिका ही करता है, ईरान तो कभी भी नहीं करता पीस प्रपोजल्स की बात। भाई जो हार रहा होता है वो कहता है ना कि भाई माफ करो, बस बहुत हो गया, शांति करते हैं। जो जीत रहा होता है वो थोड़ी करता है। पर मिलिट्री पावर इज जस्ट अनपैरेलल, जो बार बार हमारे प्रेसिडेंट या हमारे जो डिफेंस सेक्रेटरी कहते हैं, इट विल टेक लेस देन अ वीक टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली दैट कंट्री, बट वी डोंट वांट टू डू इट। वो तो क्या है, वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का ये स्टेटमेंट्स पार्ट होते हैं, बट नोबडी इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय देयर कंप्लीट सिविलियन नेटवर्क, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिविलियन नेटवर्क। बट अमेरिका हैज अ ह्यूज लिवरेज इन दिस वॉरफेयर। वो तो क्या है कि अभी जो ब्लॉकेड इसलिए लगाया है कि पहले जो स्टेट ऑफ हार्मोज को उन्होंने एक ब्लैकमेल का एक वेपन बनाया था, वो वेपन और उनके हाथ से पूरा लिवरेज अमेरिका ने अपने हाथ में ले लिया है, और आज उसी लिवरेज को यूज करते हुए देयर इज अ बिग अपर हैंड अमेरिका इज हैविंग इन द अमेरिका चाइना वॉर एज वेल, क्योंकि 80%, 70 से 80% तक का चाइना का, मतलब आप कह रहे हैं ट्रम्प गए थे तो अपर हैंड के साथ गए थे। भाई मैत्री जी, अपर हैंड के साथ गए थे ट्रम्प, और इसीलिए ट्रम्प के दबाव के आगे ना शी जिनपिंग झुक गए, बेचारे कहने लग गए कि हाँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी खुलना चाहिए, ईरान के पास परमाणु बम भी नहीं होने चाहिए। ट्रम्प की सारी बातें मान ली उन्होंने, और इतना जो ग्रैंड वेलकम किया इसीलिए किया है। न्यूज पिनाज जी, जो यहाँ हमने न्यूज में सुना, शुरुआत तो ऐसे ही हुई थी कि प्रेसिडेंट शी के इनवाइट पर ट्रम्प यहाँ आए हैं बीजिंग में। तो और एक बात ये भी है कि सिर्फ यही मीटिंग नहीं है, इस साल में आने वाली 2 और मीटिंग्स हैं जिसमें प्रेसिडेंट शी और ट्रम्प का आमना सामना हो सकता है, जिनमें से एक एपेक है जो इस साल होना है, और G20, दोनों समिट में फिर से आमना सामना होगा। तो मुझे लगता है कि जब दोबारा आमना सामना होना है तो इस बार में ऐसे रिलेशंस छोड़कर दोनों जाएंगे कि अगली बार दोनों आमना सामना करने में झिझके नहीं। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो भी डिसीजन दोनों साइड से लिया जाएगा वो विश्व के हित में ही होगा, और दोनों अपना अपना आर्थिक हित सोचकर उसके बाद जनहित भी सोचेंगे, ऐसा होगा। तो ये कहना तो मुश्किल है कि युद्ध कब रुकेगा या क्या होगा, क्योंकि जैसा आपने भी ये चीज शुरुआत में ही बोली थी कि ट्रम्प के मूड का कुछ नहीं पता। यहाँ वो बहुत हैप्पी मूड में दिख रहे हैं, अब जब वो वापस पहुंचेंगे तब उनका मूड कैसा होगा वो हमें उनके सोशल मीडिया हैंडल्स पर पता चलेगा। तो ये अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है कि आज की मीटिंग के बाद रिजल्ट क्या निकलेगा ये कहना मुश्किल है। लेकिन हाँ, इसको लेकर बातचीत जरूर हुई होगी, जो कि हम ग्लोबल मीडियाज में देख रहे हैं। स्टेट मीडिया में अभी तक इससे रिलेटेड कोई खबर नहीं आई है ऑफिशियली, उसका इंतजार किया जाएगा। ठीक है आरजू, जरा ये बता दीजिए, प्रमित मकोड़े साहब कह रहे हैं कि भाई अमेरिका का बहुत अपर हैंड हो गया युद्ध में, और इसीलिए वो जो है अब चीन से नेगोशिएशन टेबल पर उसको पूरा दबाव बना पा रहा है, और उसके मार्फत ईरान पर भी दबाव बना पा रहा है। जब से ब्लॉकेड लगाया है ना, अमेरिका बहुत बहुत पावरफुल हो गया। देखिए अमेरिका का हमेशा अपर एंड रहता है। पहले वो अफगानिस्तान गए, 20 साल वहां लड़ते रहे, कुछ नहीं हुआ तो अपने हथियार छोड़ के वहां पर और वो वापस भाग गए, और उसके बाद ईरान पहुंचे। ईरान को भी उन्होंने यही समझा कि छोटी कंट्री है, हम ऐसा कर लेंगे या काबू कर लेंगे। वहां पर भी सख्त मार लगी है अमेरिका को, और अब वो पांव पकड़ते फिर रहे हैं। कभी चाइना जा रहे हैं तो कभी किसी को कह रहे हैं कि हम तो जी ये लड़ाई लड़ना नहीं चाहते, हम तो नोबेल पीस प्राइज चाहिए था डोनाल्ड ट्रम्प को, अपनी ही जंग शुरू कराकर और खुद ही बंद कराकर वो नोबेल पीस प्राइज भी लेना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर एक चीज तो लोगों को समझ आ गई है कि अमेरिका उतना स्ट्रांग नहीं है जितना लोग जो है वो समझा करते थे, या जितनी कंट्रीज जो दबा करती थी। मेरा ख्याल है अब वो प्रेशर अमेरिका नहीं डाल सकेगा किसी भी कंट्री के ऊपर। सबको यही याद रखा कि ईरान ने इनके साथ क्या किया। नहीं तो अभी आपको लग रहा है कि ये वाकई में अमेरिका ऐसे स्ट्रॉन्ग होल्ड पर आ गया, जैसे प्रमीत साहब कह रहे हैं कि अब वो दबाव बना सकता है ईरान के ऊपर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर उसकी प्रेजेंस। रिजी साहब आपके पास आ रही हूँ, क्या उसके पास वो ताकत आ गई है कि अब की बार तो भाई बातचीत हो ही जाएगी और ईरान झुक ही जाएगा, बम गोला बारूद नहीं चलेगा अब?
देखिए मुझे नहीं लगता, अगर कोई और कंट्री होती ना, कोई और गल्फ कंट्री होती, कोई और इस्लामिक कंट्री होती, इवन पाकिस्तान या कोई भी, तो शायद कहा जा सकता था कि अमेरिका जो है वो दबा लेगा या अमेरिका जो है वो अपनी मर्जी से काम करवा लेगा। लेकिन ईरान ऐसा नहीं है। ईरान वाहिद इस्लामिक नेशन है, जो आप उसे सही कहें या गलत कहें, वो जो भी करते हैं अपनी कंट्री में, लेकिन ये जरूर है कि वो अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं, और भरपूर तरीके से उन्होंने जो रिस्पॉन्स किया है उनको, वो यकीनन उस पर तारीफ तो बनती है। ठीक है रिजवी साहब, अगर चीन भी हाथ खींच ले, मॉस्को से भी हाथ खींच जाएं, तो फिर आपके पास पहले से आर्थिक संकट से आप जूझ रहे हैं, लॉजिस्टिक सपोर्ट नहीं होगा, सैटेलाइट इनपुट नहीं होगा, इंटेल इनपुट नहीं होगा, जंग क्या खाक लड़ेंगे, और आवाम जो है भूखे मरेगा तो वो कहेगा कि ऐसा है भाई, हो गया, जंग नहीं लड़नी है, खाना चाहिए, और खुद वहां पे विद्रोह होगा और रिजीम भी चेंज होगी और अमेरिका अपना हित साधेगा। जी जी, मैं पहले उनका जवाब दे दूं। जो बेचारे परेशान है, उनकी तो मजबूरी है बहरहाल कि वो यहाँ पे आके इस तरह से बात कर रहे हैं, लेकिन मैं पर्सनल अटैक नहीं करूंगा। ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, जिस तरह से ईरान से शिकस्त मिली है अमेरिका को, और जिसकी अमेरिका जो देखिए सामने होती है, ये जो नहीं लाई जाती है, और जिसको ये खुद भी अभी सब कैमरे पे कुछ चीज और कही जाती है, कैमरे पे मतलब इसको डिप्लोमेसी जबान में अगर हम सही अपन कहते हैं कि ट्रम्प साहब जब किसी अपने दुश्मन से भी मिलते हैं तो ग्रेट मैन, ही इज ग्रेट, लेकिन जो है जब पीठ पीछे जाते हैं तो उनका फिर क्या ट्वीट आता है और कैसा बर्ताव रहता है, वो तो वो खुद बेहतर जानते हैं। मैं ये कहूंगा कि जिस तरह से हार मिल रही थी और जिसकी गुहार लगाने ये गए हैं चाइना से कि प्लीज आप जो है ये जंग बंद करवा दो, जंग तो किसी के हित में अच्छी नहीं होती है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, ईरान भी जूझ रहा है इस संकट से, लेकिन ईरान तो पिछले 47 साल से इस संकट में जूझ रहा है। जो एक तरफा सैंक्शन लगाए जा रहे थे, इसमें ईरान जूझ रहा है। और जो रेडिकल की ये बात कर रहे थे कि आप जैसा कि कह रही हैं कि मसलन तख्ता पलट हो जाएगा, ये तो हमने 75 दिन में पिछले देख लिया है। आज जंग खत्म होने के बाद, यानी जंग रुकने के बाद, ठीक है प्रमित साहब, ईरान झुकता हुआ नजर नहीं आ रहा है। क्या इस बार जंग और ज्यादा भीषण होगी कि भाई ठीक है, आप लोगों ने बहुत बार पीस टॉक करके कोशिश कर ली, बहुत मना के देख लिया, डरा के भी देख लिया कि भाई देखो सैनिक यहाँ खड़े हुए हैं, अगली बार कुछ करोगे तो सीधा फायर होगा, तो अब क्या अगर अब ईरान नहीं मानेगा तो क्या वाकई में अमेरिका का हम वो रूप देखेंगे, वो सुपर पावर की ताकत देखेंगे जिसके लिए अमेरिका जाना चाहता है कि हाँ भाई मन आएगा तो हफ्ते भर में जंग खत्म है? देखिए, हफ्ते भर में तो जंग खत्म, एज आई सेड, अगर आपको सिविल नेटवर्क पे और क्या सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पे आप अगर आक्रमण नहीं करेंगे तो हफ्ते भर में जंग खत्म होते हुए नहीं दिखती है। लेकिन डेफिनेटली इट विल बी अ बिग रिटेलिएशन फ्रॉम अमेरिकन साइड वंस अगेन, and big attacks from the American side. America is trying the diplomatic channels को पूर्ण रूप से वो उपयोग करने का कोशिश कर रहे हैं। और इस वार्ता का, ट्रंप और जिनपिंग की जो वार्ता का एक बड़ा पहलू ये है कि चाइना पिक्स अप द फोन आफ्टर द ट्रिप एंड स्टार्ट पुटिंग प्रेशर ऑन बोथ साइड्स, उधर यूक्रेन और रशिया पे प्रेशर करे, और ईरान और अमेरिका में ईरान पे प्रेशर करे, और दो ऑब्जेक्टिव्स के लिए अगर ईरान को मना सके तो युद्ध खत्म होते हुए दिखता है। अदरवाइज अमेरिका की तरफ से एस्केलेशन होगा और उसका ईरान को परिणाम भुगतना पड़ेगा। चलिए, बीच का कुछ नहीं होने वाला। अब अगर ये सारे डिप्लोमेटिक ऑप्शन एग्जॉस्ट होते हैं तो ये जंग भयंकर होगी, भीषण होगी, और अमेरिका और ज्यादा अग्रेसिव जाएगा। उसने अपनी बहुत, जैसे कहते हैं ना, संयमित होकर उसने बहुत जंग लड़ ली है। लेकिन क्या अमेरिका बॉडी बैग्स के लिए तैयार है? क्योंकि ईरान भी की जो संरचना है पूरी की पूरी अगर देखें तो उसका ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर, जिसमें पहाड़ी है, पूरा का पूरा जो टेरेन है, वो ऐसा नहीं है कि आप बॉम्बार्डमेंट करके उसको जीत सकते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर भी आप नहीं कब्जा कर सकते हैं। कई छोटे छोटे द्वीप उसको एक चक्रव्यूह की तरह से प्रोटेक्ट करते हैं। तो इतना आसान नहीं होगा अमेरिका के लिए, बहुत नुकसान होगा। मेजर जनरल ए.के. सिवाच साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, क्या अमेरिका तैयार है एक ऐसी भीषण जंग के लिए जहां बॉडी बैग्स के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा? क्योंकि ईरान का टेरेन ऐसा नहीं है कि 2 बम गिराए, या वेनेजुएला नहीं है कि वहां से पकड़ कर ले आए। बिल्कुल, देखो पिनाज, इसमें कोई शक नहीं, ईरान को हराना अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल है। उसकी 4 वजह। एक तो यह समझना चाहिए ईरान वेनेजुएला नहीं है। दूसरी बात, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ईरान पे, अगर आप बूट्स ऑन ग्राउंड वहां पर करेंगे तो आपकी बहुत ज्यादा कैजुअल्टी होने वाली। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ईरान के पास अभी भी मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन का भंडार है 40 से 50,
और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ईरान के पक्ष में है, अगर ईरान पे हमला होता है, उसके जो पावर प्लांट्स को और उसके ब्रिज को डिस्ट्रॉय करा जाता है, तो वो पलटवार करेगा। मिडिल ईस्ट की जितनी भी कंट्रीज हैं उनके जितने भी आप देखें एनर्जी सेक्टर, डिसैलिनेशन पॉइंट और जो टूरिस्ट स्पॉट है उन पे हमला करेगा। तो ये जो मिडिल ईस्ट की जो खाड़ी देश की है इनके ऊपर बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, एनर्जी सेक्टर पूरा बर्बाद हो जाएगा। तो ये सोचना कि अमेरिका हमला करके ईरान को दबा देगा, मुझे लगता है सबसे बड़ी गलत है। अब जब ये लड़ाई बंद भी हुई थी, कहीं ना कहीं ईरान का पलड़ा भारी था और उसकी वजह यह है कहीं ना कहीं अमेरिका और इजराइल ने अंडर एस्टिमेट किया जो ईरान की स्ट्रेंथ को। ठीक है। मगर एक चीज भी मानी गई कि पिनाज अब जिस माहौल पे पहुंच गया है ईरान, उसको समझना चाहिए कि अगर ये लड़ाई नहीं रुकती तो उनकी इकोनॉमी भी डगमगा जाएगी, क्योंकि बहुत ज्यादा नुकसान उनको हुआ है। ऐसा नहीं है कि ईरान को नुकसान नहीं हुआ। और इसीलिए मुझे लगता है कि अगर कोई लड़ाई रुका सकता तो शी जिनपिंग जो है, अगर वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठ के कोई बातचीत से कोई करते हैं तो ईरान शायद मान सकता है। लेकिन क्या चीन ये भूल जाएगा कि अमेरिका का भी एक लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट जो था वो यही था कि चीन की अर्थव्यवस्था को डेंट करना, उसका जो एनर्जी रूट है उसको चोक करना, उसको ब्लॉकेट करना। ये सब जानते थे कि ये सिर्फ ईरान नहीं है, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर आपको कब्जा करना है तो कहीं ना कहीं आप चीन को बुली करना चाह रहे थे। ये सब जानते हैं ये बात। सबसे ज्यादा स्टेक्स चीन के ही थे। ठीक है सर, आपके पास आऊंगे। आरजू से एक लास्ट क्लोजिंग रिमार्क यहाँ पे लेना चाहूंगे। आरजू, आप ईरान के मिजाज को, वहां के आवाम को, वहां की हुक्मरानों को बखूबी समझती हैं। 4 दशकों से जिस यूरेनियम एनरिचमेंट को लेकर, उसकी कैपेबिलिटीज को लेकर ईरान झुका नहीं है, जब उसने अब अपने टॉप लीडर्स खो दिए, जब उसने अब इतनी तबाही देख ली है, तो क्या अब वो झुकेगा? चाहे फिर चीन और रूस हाथी क्यों ना खींच लें, वो कहेगा ठीक है पूरा तबाह होता हूं, देखा जाएगा जो कुछ होगा। देखिए, लग तो ऐसा ही रहा है कि ईरान अब यही कहेगा कि ठीक है तबाह हो जाऊंगा। तबाह वैसे ऑलरेडी कर दिया है, कुछ बचा नहीं है, लेकिन अब मेरे ख्याल है अब उन्हें झुकना नहीं चाहिए। अगर वो इतना लड़े हैं तो फिर करने दें जो कुछ भी अमेरिका या इजराइल करना चाहते हैं। अब मेरे ख्याल है ईरान के लोग अब आगे आके झुकने वाले नहीं हैं। ये और बात है कि जंग को रोकना वो भी चाहते हैं, लेकिन अपनी शर्तों पर। चलिए, तो दोनों पक्ष अपनी अपनी शर्तों पर जंग रोकना चाहते हैं। अमेरिका की कोशिश है कि रूस और चीन के जरिए दबाव बनाया जा सके ईरान के ऊपर, पर क्या ईरान उस दबाव में झुकेगा, या फिर जब इतना बर्बाद हो गया है तो कहेगा ठीक है थोड़ी बर्बादी और सही, लेकिन अब झुकना नहीं है।